केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस मीट आसुची सीधा सड़क जीवा दे आर यूपी विद अ रिकवरी रेट ऑफ 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहां की रिकवरी रेट इज हायर देन द नेशनल एवरेज। अब एक ये तथ्य है जिस पर काफी बहस होती है। पिछले सप्ताह के इंटरैक्शन में जो आपके साथ हुआ, हम इसको नहीं छू पाए थे, तो कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करते हैं, अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए। आज हम करेंगे। तो ये जो स्लाइड है, इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया। जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था, उस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं मार्च से, मिड मार्च से। उस समय ये ग्राफ थोड़ा सा दिखाई देने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में, 101 लैब। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। फिर हमने आपको ब्रेकअप बताया है कि इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के, 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रूनैट और CBNET आधारित भी हैं। इसमें केवल क्षमता का अंतर है। जहां RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं, वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहां ट्रूनैट और CBNET का इस्तेमाल होता है, वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है। अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूं। दो तरह की बातों पर बहस होती है। एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, आर वी टेस्टिंग एडिक्वेटली, और दूसरी बहस ये होती है व्हाट क्वांटिटी इज एडिक्वेट क्वांटिटी, कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की, और क्या हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि इस स्लाइड पर आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स in the context of COVID-19. I would repeat this again because this is important. WHO has issued a guidance note on public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19. In this document, WHO underlines the need for comprehensive surveillance and testing of suspect cases. WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है। दे एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बाय सेइंग, एंड आई एम नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू इंडियन नंबर्स, दे से दैट इफ यू आर टेस्टिंग 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं
जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं, उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज़ को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, और उनमें उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहाँ से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो संक्रमण को, इन्फेक्शन को न फैलाएं, तो वो भी हमें करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया WHO का मापदंड और कितने राज्य उस मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं तो इस बात की संभावना रहेगी कि आप केसेस को पहले पकड़ पाएं, अर्ली डिटेक्शन कर पाएं, और अगर आप पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहले इलाज करेंगे और लोग बेहतर होकर घर जा पाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी लगातार अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ICU बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में इन्फेक्शन का बर्ताव अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो आज हमारी अधिकांश बेड्स खाली हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति हर समय बनी रहेगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रहने की आवश्यकता है, जो हम प्रत्येक राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी कार्य करती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन जब तक समाज, समुदाय, कम्युनिटी इस पूरी इंटरवेंशन की ओनरशिप नहीं लेगा तो जो वांछित रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं देश में, उस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, डॉक्टर भार्गव वुड सेपरेटली एड्रेस द इशू ऑफ वैक्सीन, तब तक सोशल वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है। दूरी का पालन करें, आप मास्क पहने या रीयूजेबल फेस कवर जो घर में बन जाते हैं जिसका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है उसको पहने। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को लगातार धोएं साबुन और पानी से। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो या तो रुमाल रख कर करें या उसको ऐसे अपने हाथ के इस पर करें। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इधर उधर थूके नहीं, कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे whatever state government and central government does, until and unless the governments are supported by committed action on the part of the community and a very strict adherence to physical distancing, wearing of mask and hand and respiratory hygiene, we will not be able to win this war. So therefore, the involvement of community is of utmost and critical importance in winning the war against COVID-19. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DGICMR से सर आपके लिए। Thank you. I do not have any slides, but I will just say India is considered as the pharmacy of the world.
Now, 60% of the drugs utilized in the United States of America are of Indian origin. So these are generics produced in India, where India has established itself over the years. This is possibly well known to many people in the world. Having said that, an important fact that is not known is that 60% of the vaccines supplied in the world, whether it be Africa or Europe or Southeast Asia or anywhere, are of Indian origin. So India is perceived and is an important player in the vaccines for supply for the world. That is the most important point to remember. So any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number one, or by China, because these are the two major producers of vaccine in the world, and India is 60% of the vaccines in the world. So that is an important point to remember, and that every developed nation, everyone who's trying to develop a vaccine is aware of, and therefore they are in communication with India for the vaccine distribution, ultimately, if it's developed, to the whole world and manufacture as well. Over and above that, there are two Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice, and in rabbits. And these data was submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. Having said that, now these candidate vaccines got DCGI approval and for early human trials early this month, that is in the 2nd of July and actually 29th of June. Now they have got their sites ready, and they are doing their clinical study on approximately 1,000 human volunteers each at different sites. Some have got 12 sites, some have got 6 sites, so that's it. They are trying to do the early clinical testing for these two candidate indigenous vaccines. Over and above that, there are preclinical experiments for these as well as other vaccines being done, experiments being done at NIV Pune, which are trying to work day and night to do these experiments, because it is a moral duty to develop them as fast as possible, because more than 500,000 people have succumbed to this disease across the world. So fast tracking this vaccine becomes very important. Recently, Russia has fast-tracked a vaccine which has been successful in its early phases, and they have fast-tracked its development, and the whole world has applauded it and congratulated that Russia has developed that vaccine. China has fast-tracked its vaccine program and has also fast-tracked its studies with that vaccine in China. The US has, again, as we read today, has fast-tracked 2 of its vaccine candidates. The United Kingdom is also looking at how it can fast-track the Oxford vaccine candidate, how fast it can fast-track it for human use. And from India's perspective, we have 2 candidate vaccines which we are trying all our efforts to fast-track it, and it is the moral duty that there should not be a delay by not even a day for the IRB or the regulatory clearances for these vaccines, so that we can break the transmission of the virus as soon as possible and take care of this disease, which is a global pandemic. So this is really, I want to emphasize that still 60% of the other vaccines, whether it be polio or other mumps, measles, rubella, they're all manufactured in India and are given to the international agencies to supply to the world. So I think this becomes an important aspect for India to fast track its vaccine development,
fast track the international vaccine development and facilitate as a world together. जिसे हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम. It's a world citizenship, so we have to work together to develop these vaccines for everyone. So I will stop here. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, I'll take first online question. How is the government calculating recovery rate? How are recovered patients being identified, tracked, counted, tabulated, especially when so many are in home care? Okay, so I'll take that question. There are two parts to this. One is how are we tracking people who are in home isolation, and how are we calculating the recovery rate. The recovery rate is calculated, as we have shown you in the presentation, based on the total number of people who were hospitalized. When we say hospitalized, it has two categories: those who came to formal COVID care centers or COVID care health facilities or dedicated COVID hospitals, and those who were advised a home isolation and home-based monitoring. So both are then covered by the discharge policy that the ministry from time to time issues, refines based on technical inputs. So that is how we show the recovered cases. Now, people who are in home isolation, they are monitored through two ways. One is that there are groups of paramedical workers and volunteers who are given the responsibility to check physically on these people on a daily basis, and based on a standard template which says temperature, blood oxygen, any visible symptoms, so on and so forth, submit a report based on which a decision is taken whether the home isolation should continue or whether the patient should be advised to shift to a COVID care facility. The second way of monitoring such patients is through telephone calls. There are dedicated home health care agencies. For example, in Delhi, one such agency is doing this work. They also are given the same standardized checklist, and based on phone calls to the patient, they do this tracking. Number 11. Sir, I have two questions. One question is about this drug itolizumab, which was basically given restricted emergency approval by the DCGI 2 days ago. But since 2 months, doctors have tested this drug off-label for close to 150 patients. What are the norms that we look at when we look at off-label use of drugs in specifically COVID-19 pandemic? Because in Drugs and Cosmetics Act, basically we are not allowed to promote such drugs or market such drugs which are used off-label. And how is it different from restricted emergency approval? And the second question... Wait, yeah, please just let the first question Yeah. answer. Early question. ਹਾਂਜੀ. Would you? Or should I start and then you could supplement? These are two different things. First is a emergency authorization by the Drugs Controller General of India. This is a process that is available globally to all regulators. It's available to US FDA, it is available to the Indian regulator, which is CDSCO, and it is available, in Japan, in Europe, in other countries. So what does this mean? This means that based on restricted evidence submitted by the drug makers to the regulator, an emergency authorization is given, which is distinct from a market authorization. Market authorization, whenever it is given by a regulator, means that the manufacturer of that drug can freely market it. Emergency authorization means that A, it can be procured only in emergency circumstances, the treating clinician has to certify this, and the person to whom the treatment is being given has to be taken into confidence. Informed consent needs to be obtained. In case the patient is not in a position to provide this informed consent, it is the caregivers or family members who are accompanying the patient with whom this transaction is done. This is as far as the Drugs Controller General's part is concerned.
About off-label use, its efficacy, something that you would want to say? I've really answered it. We know that in severe patients of COVID, there is a problem of a cytokine storm. So cytokines are released and they are responsible for a storm which is ultimately leads to serious conditions. There are two drugs which have been thought to be preventing the cytokine storm. One is tocilizumab and the other is itolizumab, which are being thought that they can prevent the cytokine storm. Having said that, they have not yet demonstrated mortality reduction by any trial, and therefore trials are wanting and are happening in different parts of the world to look at whether there is mortality reduction with these two drugs.